मैं चाहूंगा हमारे जो मोहम्मद अफजल साहब हैं, सिटीजन्स राइट टू सर्विस अंडर महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, ये 2015 में महाराष्ट्र में इसका निर्माण हुआ। सिटीजन किस तरह से सर्विस एक्ट के तहत आप यदि सर्विस आपको नहीं मिल रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं पे, तो वो किस तरह से आप अपनी वो फरियाद लगा सकते हैं, उसके महत्वपूर्ण कानून के बारे में, टूल्स के बारे में बड़ी ही अहम जानकारी पीपीटी के जरिए बताएंगे हमारे मोहम्मद अफजल साहब। पिछले 40 सालों से हमारे मोहम्मद अफजल साहब एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने बड़ी आवाज उठाई है। एमआरपी पे, जो एमआरपी का वायलेशन होता है दोस्तों, एमआरपी जो लिखी रहती और उससे अधिक पैसा लिया जाता है। बीच में काफी सारा रेलवे स्टेशन पर बिस्लरी की बोतल पे हुआ था। तो मुंबई में एमआरपी के नाम से काफी इन्होंने आवाज उठाई और उस पर न्याय दिलवाया। साथ ही ट्रैफिक की जो समस्या होती है उस पर सीवी की इशूज हो, पीआई भी काफी सारी की है इन्होंने। शैलेश गांधी साहब है हमारे फार्मर कमिश्नर हैं आरटीआई के, वो तो उनके साथ भी इन्होंने काफी सारा काम किया है, पीएल की है दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ते हुए ऐसे अनुभवी आदमी और बेबाक आदमी मोहम्मद अफजल साहब का परिचय तो करवा दिया। मैं चाहूंगा ये जो आरटीएस राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे मोहम्मद अफजल साहब, प्लीज वेलकम। थैंक यू सुनील जी। मैं रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट महासेवा वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे सुनील शर्मा जी हैं, हमारे हीरालाल सुथार जी हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, आनंद गुप्ता जी हैं और रमेश प्रभु जी, इन सब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अपने नॉलेज को और लोगों को लॉस के बारे में मैं जानकारी दूं और एक साधारण तरीके से मैं उनको जानकारी दूं। हमारे समाज में तीन किस्म के लोग हैं। एक है जो टोटली अनपढ़ है, कई ऐसे लोग हैं जिनको कम जानकारी है, और तीसरे नंबर पे है जो एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल है। समस्या क्या होती है कि ये तीनों को ज्यादातर हमने देखा है कि जब कोई समस्या आती है तो इनको जानकारी नहीं होती कि उनके खुद के हक क्या है। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं इस पर्टिकुलर विषय जो है महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, इसके तहत एकदम साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, ताकि एक आम आदमी जो बेपढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा भी हो, उनको आसानी हो, और जिनको किसी लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो पीपीटी देख के और वो बहुत साधारण तरीके से इसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। सुनील जी, मैं चाहूंगा कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। यस, अविनाश शिंदे हमारे सहयोगी हैं, महासेवा न्यूज आईडी पर जुड़े हुए हैं। अविनाश शिंदे, यस प्लीज वेलकम, गो अहेड सर। देखिए, और अच्छा अच्छा, एक मिनट, यदि आपको इनकी पीपीटी या जो आरटीएस से रिलेटेड फॉर्म चाहिए तो आप मेरे नंबर पर, मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे भी नंबर, और नंबर अनाउंस भी कर रहा हूँ यूट्यूब के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, कि उस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी इनकी जो पीपीटी है ये भी मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पे, और आपको इनका जो फॉर्म है आरटीएस से रिलेटेड वो भी मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9920378133। मेरा नंबर है सुनील शर्मा, मैं चैट बॉक्स में भी शेयर करूंगा। थैंक यू सर, गो एड सर। जी, क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी समस्या आती है तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई हमें किनके आगे हमारे समस्या का हमारा समाधान होने वाला है, वो कौन से ऑफिशियल है जिसको हमें कांटेक्ट करना चाहिए है, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को लाना चाहिए, और इसके पश्चात अगर आपका काम सीमित तरीके से, अगर आपके टाइम फ्रेम में काम नहीं होता है तो किसको अप्रोच करना चाहिए। तो ये जो पीपीटी हमने बनाई है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाई है, ताकि अगर आपने ये पीपीटी देखी तो आपको आगे किधर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे, अनिल गलगली जी ने बताया आरटीआई एक्ट बहुत पावरफुल टूल है, आरटीएस राइट टू पब्लिक सर्विस है, या आप प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट जो है 2005, ये बहुत सारे कानून है, और इसके अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ अदर कानून है जो
हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें बहुत लाभ होगा। ये राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जो है, ये एक पावरफुल टूल है जिसके वजह से हम एक गुड गवर्नेंस पा सकते हैं। नेक्स्ट, हमेशा ये पाया गया है कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि भाई ये सरकार काम नहीं कर रही है, ये बंदा काम नहीं कर रहा है, मगर जब तक हम नदी में खुद ही नहीं मारेंगे खुद, तब तक हमें उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्रिबिंग करना छोड़ दें और हम पार्टिसिपेट करना चालू कर दें। नेक्स्ट, सब बहुत लोग कहते हैं कि ये एक वेपन है, कोई लोग कहते हैं कि ये एटम बॉम्ब है। मेरा मानना है कि ये एक पावरफुल टूल है इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन, और ये हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये एक पावर देता है आम आदमी को। एक्चुअली बहुत सारे लॉज है, और उसका समाधान करने के लिए आपको इस पे खुदी मारनी पड़ेगी, एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, और आपको सही ढंग से अगर आपने एप्लीकेशन लगाई तो आपको उसका समाधान भी मिलेगा। नेक्स्ट, इसके चंद नेक्स्ट इसके चंद साइलेंट फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस ऑर्डिनेंस ये 28 अप्रैल 2015 में लाया गया था। ये एक स्टेट एक्ट है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया है तारीख 21 अगस्त 2015 को, और इसके पश्चात ये नोटिफाई की गई है 16 नवंबर 2016 में। ये एक्ट जो है, ये हर पब्लिक अथॉरिटी को अप्लाई करती है, जैसे कि पब्लिक सर्विस टू सिटीजन हर लोग अप्लाई कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन and any other instrument. It's a very comprehensive law mandated to provide transparency, efficient and timely public service to the citizen. यानी जो सिटीजन चार्टर है उसके मुताबिक जो हर सुविधा को जो नोटिफाई किया गया है कि इतने टाइम फ्रेम में आपका काम होना है, तो ये पब्लिक सर्विस एक्ट के द्वारा आप एप्लीकेशन लगा के उसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं चाहूंगा कि आपको सर्टेन डेफिनेशंस बताऊं पर्सनल्स के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब लोग को समस्या आती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो किसके पास एप्लीकेशन लगाए, इसकी एपेलेट अथॉरिटी कौन है, वगैरह वगैरह। तो जैसे कि सेक्शन 2 सब सेक्शन ए की बात करें तो स्टेट कमीशन फॉर राइट टू सर्विस is, as the case may be, appointed under subsection 2 of the section 13। तो इसका जो मेन जो है कमीशन है, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन है, और यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आपको कोई दुविधा होती है। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है या कंट्रोलिंग ऑफिसर है, एज द केस मे बी। तीसरे स्तर पे हम आते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्सन। तो हर प्रकार यानी जैसा आपके साधारण जो कंज्यूमर्स हैं वो लगा सकते हैं, लीगल पर्सन है जैसे कि लॉयर्स हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर पाया गया है कि आरटीआई के पीछे जब अपील में जाते हैं तो वहां पे पीआईओ या अपना फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कहते हैं कि भाई आप लॉयर है, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस किस्म की कोई भी बाधा नहीं है। इसके बाद डिविजनल कमिश्नर है। ये इट मींस द कमिश्नर appointed by the state government under section 6 of the Maharashtra Land Revenue Code
1966। तो जो आप एप्लीकेशन लगाते हैं उसके एपेलेट अथॉरिटी कौन है, उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, उसके डिविजनल कमिश्नर्स कौन है, ये सारी चीजें यहां पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, ये जो एक्ट है बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और इसमें हर पब्लिक अथॉरिटी को इंक्लूड किया गया है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आप म्युनिसिपल अथॉरिटी में प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट के तहत एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत आप हर जगह आपके एप्लीकेशन को आप लगा सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी अगर हम डिफाइन करें तो इट्स एन इंस्टीट्यूशन, a cooperative society, a government company, or any authority owned, controlled, or financed by the state government. यहाँ पे इवन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, वहां पर भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन सेक्शंस की हम बात करेंगे। Section 3, subsection 1 states that public authority within 3 months from commencement of this act, thereafter from time to time, notify the services rendered by it along with the designated officers, first and second appellate authorities and stipulated time limits. इसमें ऐसा है कि एवरी टाइम पीरियड के बाद उनको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा कि कौन से पब्लिक सर्विसेज उन्होंने ऐड किए हैं, उनके टाइम फ्रेम क्या हो गए, और जैसे कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर बदलते रहते हैं, उनका नाम क्या होगा, उनका डेजिग्नेशन क्या होगा, ये सारे चीजें मैंडेटरी है उनको यहाँ पे बताना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। The state that states that public authority shall display on its notice board of the office, website or portal, if any, the list of services rendered, time limit, form, fees, along with the names of the designated officer, first and second appellate authority. यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिफर कर रहा है आपके सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर एक ऐसी चीज है जो हर पब्लिक अथॉरिटी के जो मेन डिपार्टमेंट है, जैसे बीएमसी में है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, आपका हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है, आपका टैक्स डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, असेसमेंट डिपार्टमेंट की हम जो बात करते हैं, तो ये मैंडेटरी है कि वो मेन जगह पे बोर्ड लगाएं जिनमें जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है, सेकंड एपिलेट अथॉरिटी है, उनका नाम, डेजिग्नेशन, उनका जो सर्विस वो जो रेंडर करने वाले उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, उसके फॉर्म के बारे में, उसकी फीस के बारे में, ये टोटल जानकारी आपको उस बोर्ड के माध्यम से उनको देना आवश्यक है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, it states that every eligible person having applied for any public service shall be provided with a unique application number by the concerned public authority so that he can monitor the status of this application online where such system is in operation. तो यहां पर ऐसा है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जब आप सबमिट करते हैं तो आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, और जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि उनको बोर्ड के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवानी चाहिए, और आप ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन की स्टेटस क्या है। हम बात करेंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 की। It states that all public authority are duty bound to update the status of all application received by them. ये हर पब्लिक अथॉरिटी को कंपलसरी है
कि एक दफा आपने आपके एप्लीकेशन को फाइल किया तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपने वेबसाइट में आपके कंप्लेन को मतलब यानी किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है उसको अपना अपडेट करें, ताकि जब आप वेबसाइट में लॉग इन करें तो आपको जानकारी होगी कि भाई आपका कंप्लेन कहां पे है, कितना समय से है और आगे आपको क्या करना है। सेक्शन 7 की बात करते हैं। States that all public authority should utilize information technology to deliver their respective public services within the stipulated time period. ये मैंडेटरी है हर पब्लिक अथॉरिटी को कि सिटीजन चार्टर जिसकी हम बात करते हैं उसमें जो भी टाइम लिमिट दी गई है उसके अंतर्गत आपको जो भी आपके समस्याएं हैं उसका समाधान आपको उनको करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की। द फर्स्ट एंड सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी while deciding an appeal under this section shall have the same powers as vested with the civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 in respect of the following matters, namely यानी जो फर्स्ट एंड सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है उनको वही पावर्स दिए गए हैं जो सिविल कोर्ट को दिए गए हैं, और इसके अंतर्गत रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। अगर आपने कोई भी डिमांड करी है इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स को लेके या आपने इंस्पेक्शन मांगा है तो ये उनको आपको उपलब्ध करानी चाहिए। उनको ये पावर्स दिया गया है कि वो रिस्पोंडेंट्स को समन भी इशू कर सकते हैं और भी कुछ तरीके हैं जो अपना एक्ट में दिए गए हैं उसके अंतर्गत वो एक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 10 की अगर हम बात करें जो पेनल्टी वाली बात है, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड public services within the sufficient and time period and reasonable cause, then he shall impose a penalty which shall be between 500 to 5,000 rupees maximum, or of such amount as may be revised by the state government from time to time by notification in the government official gazette. तो जैसे कि आरटीआई में पेनल्टी का प्रोविजन है, यहां पर भी पेनल्टी का प्रोविजन है, मगर फर्क यहां पे ये है कि भाई 500 से लेके 5,000 तक मैक्सिमम पेनल्टी है। मगर आप एक कॉमन मैन को ये जानना जरूरी है कि हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें पेनल्टी इंपोज करना है। हमारा लक्ष्य तो ये है कि हमने ये एप्लीकेशन लगाई है और हमें इसका समाधान सही टाइम के और टाइम फ्रेम के अंतर्गत हमें इसका समाधान मिलना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 11 बात करती है प्रोसीजर्स ऑफ रिकवरिंग ऑफ पेनल्टी। Appellate authority concerned or the commission shall communicate to the designated officer or the first appellate authority as well as the public authority about the amount of penalty imposed in the writing. The designated officer or the first appellate authority, as the case may be, shall pay the amount of penalty within the period of 30 days from the date of receipt of such communication, failing which the competent authority shall recover the amount of penalty from the salary of the concerned DO or the first appellate authority as the case may be. तो जो भी पेनल्टी इंपोज होती है वो डेजिग्नेटेड कमीशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर को या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को वो उनको लिखित रूप में उनको देना होगा, और देने के पश्चात 30 दिन के अंदर वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो अमाउंट पीआईओ से रिकवर कर सकता है। सेक्शन 12 की बात करते हैं फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर रिपीटेड फेलियर।
Once the competent authority is convinced that the alleged allegation on the part of the designated officer comprising of not rendering service or delay in giving the same or failing to comply with the orders of the appellate authority, he shall issue show cause notice to the DO within the period of 15 days, citing which disciplinary proceedings under the conduct and discipline rules as applicable should be initiated against the DO. The DO is allowed to contest and represent his case, failing which department inquiry shall be proceeded with. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसने आपको जानकारी नहीं दी या आपके एप्लीकेशन पे एक्ट नहीं किया या आपका समाधान नहीं हुआ या उसने डिले करने की कोशिश करी गई किया उन्होंने या कोई मैलिफाइड इंटेंशन हुआ तो वो शो कॉज नोटिस इशू करेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। और यहां पर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जो दोषी है या जो दोषी पाया गया है उसको भी एक मौका दिया जाएगा कि वो आके अपना तत्व रखे अथॉरिटी कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने। और उसके आगे अगर तब भी सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने गलत किया है या उन्होंने आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्होंने समाधान नहीं किया आपके एप्लीकेशन पे या उन्होंने आपके एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ाया है जो भी कारण हो तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लग सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 16 पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करती है। महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी सेट अप to handle cases of default, failure in providing services, public services, terms of office, salary of commissioners, age, pension, retirement benefits, removal of the chief commissioner, commissioners, power and function of the commission. तो broadly speaking, ये कमीशन इसलिए मतलब ये घटित की गई है कि इन सब चीजों के ऊपर वो नियंत्रण रखे, इस पे एक्ट करें। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं तो कमीशन शैल एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्किंग, इवैल्यूएशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय ऑल पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्रेजेंट टू देम टू द स्टेट गवर्नमेंट। Section 19 subsection 2 states that the state government shall lay the annual report presented by the commission before each house of the state legislature. तो ये एक किस्म का हम जैसा इनकम टैक्स रिटर्न साल के एंड में फाइल करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में फाइल करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी इनको पूरे साल का ऑडिट करना पड़ेगा और इनको स्टेट गवर्नमेंट को पेश करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट जो है वो कमीशन को प्रेजेंट करेगी बिफोर ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 20 सब सेक्शन 5 की अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू बी रिवॉर्डेड विद कैश पेमेंट एंड सर्टिफिकेट। तो यहां पे ये नहीं है कि हर बार किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने काम नहीं किया तो उसको दंडित किया जाता है। यहां पर यह भी प्रावधान है कि अगर कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर इस एक्ट को लेके अगर उसका समाधान सही ढंग से और सही समय सीमा के अंतर्गत करता है तो उसको कैश अवार्ड भी दिया जाता है और उसको सर्टिफिकेट भी दी जाती है। सेक्शन 23 की अगर हम बात करते हैं तो provision for action against those providing false or wrong information। तो बेसिकली अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ये सेक्शन 23 कहती है। सेक्शन 25 में ये कहा गया है प्रोटेक्शन टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो यहां पर ये ऐसा है कि एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि जैसे कि अगर हम
किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे एक्शन लेना चाहते हैं तो हमें उनके हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक लिमिटेड तरीके से वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर उन्होंने कोई भी एक्शन इन गुड फेथ किया है तो यहाँ पे उनको छूट दी गई है। और अगर वो पाया जाता है कि उन्होंने उस चीज का उल्लंघन किया है और एक्ट के प्रावधान के बाहर काम किया है तो फिर वो दंडित होने के हकदार हैं। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, सिटीजन हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि एक सिटीजन किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सिटीजन हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। आप कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप ये उनके प्रावधान दी गई है इन फॉर्म 1, 2, 3 एंड 4 के अंतर्गत, और एक 5 है जो आप कमीशन को भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन के साथ में जो भी आपके एनेक्स्चर्स है वो आपको एनेक्स्चर्स आपको लगा के आपको सबमिट करना पड़ता है। तो citizen has to file an application duly completed in all respect, also in prescribed format to the designated officer appointed by each department of all public authority. जैसा कि बीएमसी में आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, असेसमेंट डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है। तो ये हर डिपार्टमेंट में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको ये सर्विस देना मैंडेटरी है। Designated officer is duty bound to provide the notified services or reject the same by recording reason for rejection in writing. At the same time, communicate it to the applicant if he prefers to go for an appeal in his order, mentioning the name, designation, official address of the first appellate authority, also mentioning the period within which the appeal can be filed. First appeal to be filed within 30 days as per section 5(2) of the RTS Act 2015. तो जैसे कि आरटीआई में ये प्रोविजन दी गई है कि भाई आपको एप्लीकेशन करना है, इतने दिन वेट करना है। अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर आपका एप्लीकेशन नहीं होता है या अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो ये मैंडेटरी होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर कि वो रीजंस रिकॉर्ड करे और वो आपको राइटिंग के अंदर कम्युनिकेट करे। और यहां तक के भी नहीं, इसके पश्चात वो आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का नाम, डेजिग्नेशन, उनका ऑफिशियल एड्रेस और ये भी आपको बताए कि कितने दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी है। एज पर सेक्शन 9 of subsection 1, the Act mandates the first appellate authority by its order may direct the designated officer to either provide services solicited or rejected, which shall not ordinarily exceed 30 days from the date of filing the said application appeal. Before deciding the appeal, the first appellate authority shall give an opportunity of being heard to the appellant as well as to the designated officer. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो उनको 30 दिन के अंदर उनको या जो भी समय सीमा तय की गई है एज पर द सिटीजन चार्टर, अगर उसके अंतर्गत आपका समाधान नहीं करते हैं या अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उनको राइटिंग में देना चाहिए। और इसके पश्चात जब हियरिंग होती है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष आपके सामने रखे और उसके पश्चात जो डिसीजन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उसके ऊपर अपना आपका ऑर्डर इशू होगा। थैंक यू। 1 मिनट। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। Applicant can prefer the second appeal against the order of the first appellate authority
टू द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि आप अगर सेकेंड अपील भी करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंतर्गत आप वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, the order of the first appellate authority is received or after 45 days from the date of filing the first appeal. Second appeal जो है 30 days या 45 days के अंतर्गत आपको second appeal आप लगा सकते हैं। In exceptional cases, the second appellate authority shall admit the appeal even after the expiry of the 30 days or 45 days period, as the case may be, subject to maximum period of 90 days. तो अगर आप टाइम बार हो चुका है और एक एप्लीकेंट 30 दिन या 45 डेज के अंदर वो अपील सेकेंड अपील फाइल नहीं कर पाया तो मैक्सिमम उसको 90 डेज का टाइम भी दिया जा सकता है। इफ इट इज satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time, उनको जैसा डिले कंटिन्यूएशन का उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उसमें उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनकी तरफ से डिले किस वजह से हुआ है। एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 की अगर हम बात करते हैं, द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी by its order may direct the designated officer to either provide the solicited or reject it after recording reasons in writing। तो यहाँ पे मतलब ये सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी जो है अपने ऑर्डर में ये ऑर्डर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दे सकती है कि या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या अगर उन्होंने रिजेक्ट किया है तो वो रीजंस रिकॉर्ड करें कि उन्होंने रिजेक्शंस किस वजह से किया है, which shall not ordinarily be exceeding 45 days from the date of filing the second appeal। ये सेकेंड अपील की जो प्रतिक्रिया है वे 45 डेज के अंदर आफ्टर द ऑर्डर इज इश्यूड फ्रॉम द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर को आपको देनी होगी। द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बी, हाँ यहाँ पर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को जैसे मैंने बताया कि उनको भी मौका दिया जाएगा अपने पक्ष को रखने का। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विसेज जो नोटिफाइड है जैसा कि हमारे सिटीजन चार्टर में है तो ये हर वक्त हर 2 महीने में 6 महीने में ये ऐड होती रहती है। तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट आपको दिखाऊं मैं कि जैसा कि होम डिपार्टमेंट में 31 सर्विसेज दी गई है, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 60 सर्विसेज दे रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 40 सर्विसेज दे रही है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 15 दे रही है, जुडिशियल लॉ एंड जुडिशरी 3 दे रही है, रूरल डिपार्टमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन 13 सर्विसेज उपलब्ध करवा रही है, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 सुविधाएं आपको उपलब्ध करवा रही है, हाउसिंग 20 है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 13 है। इस तरीके से ये सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ये सर्विसेज उपलब्ध करवा रही है। अगर इसमें कोई भी एडिशन होता है तो ये मैंडेटरी होता है उस पब्लिक अथॉरिटी को या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि वो अपने बोर्ड पे, वेबसाइट पे या पोर्टल पे अपडेट करे और लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाए। ये टोटल 724 डिपार्टमेंट्स हैं और इस तरीके से 369 सर्विसेज है जो पब्लिक अथॉरिटी इस वक्त आपको अवेल करवा रही है और इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी एडिशंस हैं वो आपको उसकी जानकारी भी अपने वेबसाइट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू आपको दे रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अभी आप देखें, इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्विसेज उपलब्ध हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, टेम्पररी रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स हैं। तो रेवेन्यू डिपार्ट के अंतर्गत ये सारे सुविधाएं इस पर्टिकुलर चीजों को लेके आपके लिए उपलब्ध की गई है जो आप एप्लीकेशन लगा के मांग सकते हैं। अगर हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है,
बिलो पॉवर्टी लाइन सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है। ये सारे सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध की गई है। कॉर्पोरेशन मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी आती है, सारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स और जितने भी हैं वो आते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट के कमिश्नर्स हैं, वो सारे आते हैं। और डीम कन्वेंस को लेके, बायलॉज अमेंडमेंट को लेके, सोसाइटी नेम रजिस्ट्रेशन को लेके, ये सारी सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध की गई है। होम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर्स लाइसेंस है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सारी सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध की गई हैं। अगर लेटेस्ट जो भी एडिशंस हैं वो अगर उन्होंने अपडेट की है तो वो भी आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी आप सर्विसेज उपलब्ध कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन सब चीजों को लेकर सर्विसेज उपलब्ध कराई गई है। आप एप्लीकेशन लगा के ये सारे डिटेल्स आप अपने जो भी क्वेरीज हैं या जो भी अपना आपको समाधान चाहिए आप ले लाभ उठा सकते हैं। आपने सरकार आपने सबने सुना होगा और ये इसके अंतर्गत वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनकी गारंटी होती है डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्हें 8 नवंबर 2016 में लाया गया था। इट्स एन इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च sorry on 26th of January 2015 to evolve a matured e-governance ecosystem having 5 key elements. ई-इंफॉर्मेशन के द्वारा, ई कोलैबोरेशन के द्वारा, ई सर्विस डिलीवरी के द्वारा, ई ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ई कंसल्टेशन के द्वारा। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन आपको 3 तरीके से आपको लगानी है। उसके साथ में आपको आपके सारे एनेक्स्चर्स जो आपके एप्लीकेशन को जरूरी है वो आपको लगानी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्म ए की। ये इंग्लिश में भी दिया गया है और मराठी में भी दिया गया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसको रीटाइप करके सबमिट नहीं करिए। आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करिए। आप गूगल में भी जा सकते हैं, वहां पर भी उपलब्ध है। हमारे सुनील शर्मा जी हैं, आप उनको फोन करके ये फॉर्म मंगा सकते हैं, ये पीपीटी मंगवा सकते हैं और ये फॉर्म को प्रिंट करके इसी तरह आप एप्लीकेशन पेन से भरिए और एनेक्स्चर्स लगाइए और फाइल करिए। तो ये फॉर्म नंबर 1 है, ये आपको आपके एप्लीकेशन के साथ में ये लगा के देना है और ये फॉर्म के तहत आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, आप अपना ईमेल आईडी डालिए, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। यहाँ पे आप कौन से डेजिग्नेटेड ऑफिसर को आप कंप्लेन कर रहे हैं या आप वो सर्विसेज का लाभ उठाना चाह रहे हैं, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, या आप सिर्फ डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, उनका एड्रेस डाल सकते हैं और योर रेफरेंस एप्लीकेशन डेट, जिस डेट में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो डेट आपको लगानी है और ये सबमिट करके आपको ये फॉर्म के द्वारा आप एप्लीकेशन पे एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं और आई एम श्योर दैट आपको 30 दिन के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा पीछे लीजिए। फॉर्म नंबर 2, अगर आपका एप्लीकेशन आपने फाइल किया और 30 दिन के अंतर्गत आपका एप्लीकेशन का कोई समाधान नहीं हुआ तो इस एक्ट के तहत फॉर्म नंबर 2 के द्वारा आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आपका एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहां पर भी आप ये सारे डिटेल्स हैं वो आप अपना सही तरीके से सोच समझ के भरिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपने
लगाया था वो मेंशन करिए, और द पर्टिकुलर गिवन above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief. इसमें आप सारे डिटेल्स डालिए, आप अपना सिग्नेचर डालिए। यहाँ पे एक आम नागरिक के अलावा लीगल पर्सन जो एक लॉयर है और कोई भी प्रोफेशन से है वो भी लगा सकता है। बेसिकली ये एक आम आदमी के लिए, ये लाभ उठाने के लिए ये राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया गया है, और मैं चाहूंगा कि आप सब यूज करें इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से। नेक्स्ट, फॉर्म 3 बात करती है सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के बारे में। यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद आपने जो फर्स्ट अपील करी, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए वो इस फॉर्म के साथ में आपको अटैच करना है, और अटैच करके आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट, ये जो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, इसके तहत जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि डेट ऑफ रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन, कौन से दिन में और कौन से डेट में, मतलब यानी आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, जो एक्नॉलेजमेंट जो उन्होंने आपको दिया है वो तारीख, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एलिजिबल पर्सन, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसका नाम और पता, और जो भी इसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो दी जाती है। पब्लिक सर्विसेज रिक्वायर्ड, यानी आपने अपने एप्लीकेशन में किस किस्म की सुविधा आपने मांगी है, आप वो सारे डिटेल यहाँ पे दी गई है। किस पब्लिक सर्विस के अंतर्गत आपने मांगी है वो डिटेल्स वो इस पे मेंशन करना पड़ता है। डेट ऑन विच द एप्लीकेशन अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, ये भी उनको मेंशन करना पड़ता है कि भाई आपने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत आपने जो एप्लीकेशन लगाए उसकी तारीख, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के यहाँ आपने जो एप्लीकेशन लगाए उसकी तारीख, और उसके साथ में अगर उन्होंने रिजेक्ट किया है तो क्या, किस वजह से रिजेक्ट किया है, उसका रीजन रिकॉर्ड होना चाहिए, वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर हम बी की बात करते हैं, इट हैज टू बी मेंटेन बाय द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। पहला वाला जो है, जो डेजिग्नेटेड ए जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को मेंटेन करना है, बी जो है वो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को मेंटेन करना है, और सी जो है वो सेकंड एपेलेट अथॉरिटी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, अगर ये सारे प्रतिक्रिया के बावजूद अगर आपके एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं होती है या आपके इशू को लेकर समाधान नहीं होता है, तो आप महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत जो फॉर्म नंबर 5 है उसके अंतर्गत आप वहां पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, आपने एप्लीकेशन लगाए, आपने फर्स्ट अपील के सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्स्चर के साथ में लगाए, आपने सेकंड अपील के एप्लीकेशन के साथ में जो एनेक्स्चर्स लगाए हैं उनके ऑर्डर्स, वो बात और है कि उन्होंने आपको इनकम्प्लीट दिया है या रिजेक्ट किया है उसके ऑर्डर्स, वो सारी चीजें मिलाकर आपको महाराष्ट्र स्टेट कमीशन में अपील फाइल करनी है। नेक्स्ट, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत पावरफुल टूल है सिटीजन्स के हाथ में, और इस चीज को हमें ध्यान से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस एप्लीकेशन को लगाना है, और फॉर अ बोनाफाइड पर्पस। किसी किस्म का भी फ्रिविलियस यूज या गैर जिम्मेवार यूज करने पे ये सारे एक्ट का जो इंटेंशन है वो डिफीट होता है, और ये एक्ट का जो मेन पर्पस है उसकी हार होती है। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, और मैं सारे लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं मतलब यानी यहाँ पे अपने नॉलेज को शेयर करूं। धन्यवाद। जनाब अफजल साहब, आपका खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद।